हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th की पहली क्लास हम लोग गणित का देखेंगे। तो कंटिन्यू जो है वीडियो को देखते रहिए, पूरे लास्ट तक वीडियो देखिए। और आज पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, संख्या पद्धति। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर रिंग करिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संख्या क्या होती है। संख्या, जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं छोटी कक्षाओं में से ही, कि कुछ अंक होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। ये हमारे 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों को अगर मिला दिया जाए, 2 अंक या 2 से अधिक अंक को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर हम 1 और 2 को मिला दें तो ये क्या बन गया? 12। तो ये हमारी क्या हो गई? संख्या। अगर अलग अलग हम देखेंगे, जैसे 5, तो ये क्या है? अंक है। संख्या में इसकी गिनती होती है, लेकिन जो संख्या हमारी होती है वो अंकों से मिलकर के ही बनी होती है। और कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, जो कि हमारे 0 से लेके 9 तक होते हैं। ठीक है ना? तो अंक आपका 0 से लेके 9 तक 10 अंक होते हैं। और संख्या क्या होती है? संख्या को हम बताएंगे अंकों के समूह को, या 2 से अधिक अंकों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? संख्या बन जाता है। तो कोई भी संख्या आप बनाइए, इन्हीं 10 अंकों से ही संख्या बनती है। अब हमको 100 बनाना है तो ये भी 1 और 0 से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से जितनी भी संख्या होंगी, कोई भी संख्या बनाएंगे, सब अंकों के प्रयोग से ही बनेंगे। क्लियर? तो संख्या में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, इसके अन्य प्रकार में पढ़े हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, भाज्य, सम, विषम, इस प्रकार की संख्या हम लोग देखे हैं। तो सबको हम देखते हैं बारी बारी से, एक एक करके क्या है संख्या और उसके प्रकार में कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले इसके प्रकार में हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक मतलब क्या है कि जो प्रकृति से हमको प्राप्त हो रहा है। प्रकृति से प्राप्त होने का मतलब, जैसे कभी कोई भी सामान है या कोई भी वस्तु है, तो गिनने के लिए आप जान लीजिए कि 1 वस्तु है, 2 वस्तु है, 3 वस्तु है। तो इस प्रकार से प्रकृति से प्राप्त हुआ है। तो गिनने योग्य जितनी भी संख्याएं हैं, सब कैसी संख्या होंगी? प्राकृतिक संख्या। अर्थात हम कह सकते हैं 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। राइट? मतलब 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्लियर? इसमें देखिए 0 नहीं है। 0 क्यों नहीं है? क्योंकि 0 गिनने में आपका 0 नहीं आता है। कैसे? अब जैसे कहा जाए कि क्लास 9th में कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे 10 हैं, 15 है, 20 है। तो क्या ऐसा भी होगा कि इस क्लास में 0 बच्चे हैं? ऐसा तो कभी नहीं कहा जाएगा। इसलिए 0 जो है गिनने योग्य नहीं है, तो उसको प्राकृतिक संख्या में नहीं रखा गया है। क्लियर? अब देखते हैं दूसरी संख्या हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। इसमें पूर्ण करने के लिए एक संख्या छूट जा रही है। कौन सी? 0। क्योंकि 0 भी कोई संख्या है, उसका भी महत्व होता है। तो जब प्राकृतिक संख्या में हम 0 मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? वो पूर्ण संख्या। तब वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से परिभाषित होने का मतलब हो गया पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या में 0 मिला देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। क्लियर? इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक? तो प्राकृतिक संख्या समझ में आया होगा।
1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर? अभी पूर्ण संख्या में आपका धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक इस प्रकार संख्या भी आता है, वो पूर्णांक संख्या मिलेगी। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आता है कि परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय। परिमेय का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में जो भी संख्या है, भिन्नात्मक संख्या या दशमलव के रूप में जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्लियर? जैसे 1/2 हो गया, ये तो p/q के रूप में है ही। अब हम कहें 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, तो 5 भी हमारी क्या है? ये परिमेय संख्या है। अगर हम कहें 1.5 ये परिमेय संख्या है, तो इसको भी हम p/q के रूप में बना सकते हैं। इसको p/q बनाने का मतलब 15/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी संख्याएं हमारी p/q के रूप में बन रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है? अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी। तो अपरिमेय होने का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे आप ये मान के चलिए कि कोई भी संख्या आप लेंगे सब परिमेय ही बन जाता है, क्योंकि कोई संख्या है उसका बटे 1 आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं, 1-2 उदाहरण, कि जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। किसको? जैसे अगर आ गया कि क्या आ गया, मान लीजिए करड़ी में 2 आ गया, तो करड़ी में 2 आ गया तो इसको बटे 1 के रूप में नहीं लिख सकते। आप कहेंगे इसको बटे 1 बना दीजिए तो हो गया परिमेय के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले इसको हम रूट हटाएंगे तो इसका मान जो होगा 1.4142 ऐसे से अनंत तक बढ़ता जाएगा। तो इसको अब आप भिन्न के रूप में बनाइए, इसके नीचे हर कितना लेकर रखेंगे? 1000, 10,000। तो ये अनिश्चित रूप से ये क्या है? इसका दशमलव का प्रसार बढ़ता जा रहा है, तो इसको बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि करड़ी 2, करड़ी 3, करड़ी 5, मतलब जिस संख्या का वर्गमूल नहीं आ रहा है उसको हम बोलेंगे कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या जैसा कि हम लोग सभी संख्याएं जो है कक्षा 3, 4 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको हम लोग देखें। सम संख्या क्या है? वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। 2 से जो संख्याएं कट जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या। जैसे 2 आपका 2 से कटेगा, कट जाएगा 4, ये भी कट जाएगा 6, ये भी कट जाएगा 8, ये भी कट जाएगा। मतलब इस प्रकार से जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं विषम संख्या। सभी संख्याओं को हम देखें फिर आगे चर्चा शुरू करेंगे। तो विषम संख्या क्या है? सम क्या है कि वह संख्या जो 2 से कट जा रहा है। तो विषम संख्या क्या होगा कि वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है। और इसमें क्या है कि ये संख्या आपका 2 से विभाज्य है, मतलब जो सम संख्या होगा वो 2 से विभाजित होगा, और विषम संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। और किसी भी संख्या से विभाजित हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे 3 है, 2 से नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 11 भी। तो इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं 2 से नहीं कट रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। ठीक, आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये देखिए भाज्य का मतलब होता है कि भाज्य मतलब कट जाए या विभाजित हो जाए, भाज्य हो जाए।
तो वह संख्या जो किसी भी संख्या विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या का मतलब एक और स्वयं को छोड़ करके, एक व स्वयं को छोड़ करके किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए या भाज्य हो जाए, एक और स्वयं को छोड़ करके किसी भी संख्या से अगर वो विभाजित हो रहा है तो वो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब है कि पूरा विभाजित हो जाए। कैसे विभाजित हो जाए? जैसे इसमें हम देखें 4 2 से कट जाएगा तो ये भाज्य संख्या है। 6 2 से कट जाएगा तो ये भी भाज्य संख्या है। 7 8 भी कट जाएगा। 9 भी देखिए 3 से कट जाएगा। 10 भी कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा। तो इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं कट रही हैं 2 3 5 किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। क्लियर? अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो भाज्य नहीं है, जो संख्या नहीं कट रहा है, किसी से भी नहीं कट रहा है। किसी से न कटने का मतलब इसको छोड़ करके, एक व स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य न हो, मतलब एक से और स्वयं कट रहा है तो कोई भी संख्या रहेगा स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से वो विभाजित ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, जो विभाज्य ना हो। जैसे आप देखिए 2 कटेगा किसी से, 1 से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 देखिए कट जाएगा 2 से। 5 किसी से नहीं कटेगा। 6 भी कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। 7 भी देखिए किसी से नहीं कटता है। 8 भी कट जाएगा, 9 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 11 नहीं कटेगा। इस प्रकार से आप संख्या खोजेंगे तो जो संख्या किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्लियर? तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन बना लीजिए कि ये जो 2 दिख रहा है ये आपका सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्या, जो सम और अभाज्य दोनों है वो कौन है? 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, अभाज्य भी है। अच्छा, विषम संख्या में 1 भी आएगा। 1 विषम संख्या में 1 भी आता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 2 हो गई, सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। तो इस प्रकार की ये संख्याएं हैं। एक दो संख्याएं और है, उसको देखते हैं। आगे देखते हैं। एक नाम आपने सुना होगा पूर्णांक। तो पूर्णांक भी संख्या ही है। तो देखते हैं कैसी संख्या है। जो आपने पूर्ण संख्या देखा है, पूर्ण संख्या हमारी क्या है? 0 से स्टार्ट है, कहाँ तक? अनंत तक। क्लियर ना? तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है पूर्ण संख्या के धनात्मक और इसका ऋणात्मक दोनों समूह। जैसे ये धनात्मक है, इसमें ऋण लगा देंगे तो इसका ऋणात्मक समूह हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक समूह का मतलब ये है कि जैसे कि धन में आप लिख सकते हैं 1 2 3 से लेकर अनंत तक। फिर इसके बाएं तरफ ऋण के रूप में लिख सकते हैं -1 -2 -3, ऐसे ऐसे इधर -∞ तक। क्लियर? तो पूर्ण संख्या ये भी है, इधर भी पूर्ण संख्या है और 0 से 1 यहाँ तक अनंत तक जा रहा है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। क्लियर? अब पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बोला जाता है कि धन पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक। और धन पूर्णांक क्या होगा?
पूर्ण संख्या के धनात्मक समूह को धन पूर्णांक कहेंगे। पूर्ण संख्या के धनात्मक समूह को क्या कहेंगे? धन पूर्णांक। जैसे धनात्मक समूह आपका 1 से अनंत तक रहेगा, 0 भी आप लेंगे उसी में, ये आपका धनात्मक समूह है, तो इसको क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक बोलेंगे। और दूसरा होता है कि ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब है कि पूर्ण संख्या के ऋणात्मक समूह को ऋण पूर्णांक कहते हैं। क्लियर? जो पूर्ण संख्या है, ये आपकी पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ तक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या ही है, तो इसके धनात्मक भाग को बोलेंगे धनात्मक समूह या धन पूर्णांक, और ऋणात्मक समूह को क्या बोलेंगे? ऋण पूर्णांक। इसको कैसे दिखाएंगे? -1, -2, -3, -4, ऐसे ऐसे ये माइनस अनंत तक जाएगा। क्लियर ना? तो धन पूर्णांक क्या होगा? धनात्मक समूह को धन पूर्णांक बोलेंगे और ऋणात्मक समूह को ऋण पूर्णांक बोलेंगे। क्लियर? इसी संख्या को हम संख्या रेखा पर भी दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं? संख्या रेखा पर आपको कक्षा 6 में मिला होगा, 5-6 में, कि एक रेखा होती है, इसमें एक बिंदु लेते हैं जहाँ पे 0 होता है, तो आपको बताया गया होगा कि 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक, 0 के दाएं तरफ धनात्मक, तो आप ऐसे उस पर दर्शाते हैं। ऐसे ही अनंत तक जाता है, फिर इसके इधर -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है इसको, पूर्णांक संख्या को, धन पूर्णांक इधर और ऋण पूर्णांक बाईं तरफ। ठीक है? परमेय संख्या, जैसे अभी हम लोग इसके पहले परमेय संख्या पढ़े थे शुरू में, तो परमेय संख्या में एक और परमेय संख्या है जिसको हम बोलते हैं तुल्य परमेय संख्या। क्या? तुल्य परमेय संख्या। परमेय संख्या तो हम लोगों ने देखा कि वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। लेकिन ये तुल्य परमेय संख्या क्या है? तुल्य का मतलब क्या होता है? समान, बराबर या समान। तो ऐसी 2 या 2 से अधिक परमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर है, अर्थात 2 या 2 से अधिक ऐसी परमेय संख्याएं जो एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? तुल्य परमेय संख्या। जैसे हम कहें कि यह आपका 1/2 है, ठीक? एक संख्या हम और लिखें 3/6, तो क्या ये संख्या और ये संख्या बराबर है एक दूसरे के? बराबर है। कैसे? जब इसको हम सरल करेंगे तो 3 1 3 और 3 2 6, तो ये भी कितना आ गया? 1/2 आ गया ना। इसका मतलब 1/2 और 3/6 कैसी संख्या है? तुल्य परमेय संख्या है। क्लियर? तो यही तुल्य परमेय संख्या है कि 2 या 2 से अधिक ऐसी परमेय संख्याएं जो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, एक दूसरे के समान हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? तुल्य परमेय संख्या। अंश अंश के बराबर, हर हर के बराबर। क्लियर? अब इसमें जैसे एक संख्या 3/2 है, दूसरी संख्या हम लिख दें 15/10, तो क्या ये संख्या इसके बराबर है? तो इसको जब हम सरल कर देंगे तो ये भी आपका 3/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है? तुल्य परमेय संख्या है। अर्थात कोई भी संख्या हमारी दी रहेगी तो इसके बराबर हम अनेकों परमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें 5/2 का 3 तुल्य परमेय संख्या याद कीजिए, इसका 3 तुल्य परमेय संख्या याद कीजिए, तो क्या करेंगे? तुल्य परमेय संख्या का मतलब है कि आप अंश और हर दोनों में सेम, मतलब एक समान ही संख्या, एक ही संख्या का गुणा करने पर तुल्य परमेय संख्या मिलता है। जैसे 5/2 है तो अंश और हर में हम 2 का गुणा कर दें, किसका गुणा करें? 2 का, तो क्या मिलेगा? 10/4। तो इसका एक तुल्य परमेय संख्या ये हो गया। अगर इसको हम सरल करें 2 × 10 2 × 4, तो 5/2 आएगा। इसका मतलब ये क्या है? इसका तुल्य परमेय संख्या है। अगर हम 3/3 का गुणा करें, किसका गुणा करें? 3/3 का, तो कितना मिलेगा? 15/6। तो देखिए ये भी इसका क्या है? तुल्य परमेय संख्या, क्योंकि एक ही संख्या का हम गुणा भाग कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। आप इसको सरल करके देख भी सकते हैं। 5 × 15 5 2 सॉरी
3 × 5 = 15, 3 × 6 5 बटे 2 आ जाएगा। क्लियर। तो ये भी इसका क्या है, एक तुल्य परिमेय संख्या। ऐसे हम 4 बटे 4 का गुणा करें, 5 बटे 5 का गुणा करें तो अनेक तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होंगी। 4 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 20 बटे 8। तो ये भी क्या है, इसका तुल्य परिमेय संख्या है। आप इसको 4 से काटिए, 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, तो 5 बटे 2 आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी संख्या हो परिमेय, उसका तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम अंश और हर दोनों में एक ही संख्या का गुणा करेंगे। 2 बटे 2 का, 3 बटे 3, 4 बटे 4, 5 बटे 5, जितना आपको परिमेय संख्या चाहिए आप गुणा करके तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। पहले इसको संख्या आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।